व्यवस्था नोट निर्गमन के द्वारा हो उसे मौद्रीकरण कहते हैं तथा उस घाटे को मौद्रिक घाटा कहते हैं। मौद्रिक घाटा बजटरी घाटा प्लस सार्वजनिक महत्व के संबंध में आरबीआई का योगदान। एड हॉक ट्रेजरी बिल्स में वृद्धि प्लस सार्वजनिक ऋण में आरबीआई के योगदान में वृद्धि। इसी प्रकार एड हॉक ट्रेजरी बिल्स के समाप्ति के कारण प्रत्यक्ष मौद्रीकरण बना रह सकता है। सूक्ष्म वित्त क्या है? सूक्ष्म वित्त क्या है भैया? तो सूक्ष्म वित्त उन वित्तीय सेवाओं को संदर्भित करता है जो कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिन्हें आमतौर पर बैंकिंग से बाहर रखा जाता है। सूक्ष्म वित्त उन सेवाओं को संदर्भित करता है जो कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिन्हें आमतौर पर बैंकिंग से बाहर रखा जाता है। अधिकांश सूक्ष्म वित्त संस्थान छोटे कार्यशील पूंजी ऋणों के रूप में ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें कभी कभी माइक्रो लोन्स या माइक्रो क्रेडिट कहा जाता है। हालांकि विनियमित माइक्रो फाइनेंस बैंक बचत खाते तथा बीमा और धन हस्तांतरण भी प्रदान करते हैं। सूक्ष्म वित्त का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वंचित समूहों विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीणों, गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच में सुधार करना है। ठीक है। नेक्स्ट है चालू घाटा क्या है? यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? तो चालू घाटा एक ऐसी स्थिति है जहां किसी देश को माल सेवाओं और निवेश का कुल आयात उसके माल सेवाओं निवेश के कुल निर्यात से अधिक हो जाता है। चालू खाता घाटा एक ऐसी स्थिति है जहां किसी देश को माल सेवाओं और निवेश का कुल आयात उसके माल सेवाओं और निवेश के कुल निर्यात से अधिक हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप देश से विदेशों में मुद्रा का शुद्ध बहिर्वाह होता है। दूसरे शब्दों में यह एक देश द्वारा दूसरे देश को किए गए कुल भुगतान और एक निश्चित अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में उन देशों से कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश से आय और विदेशी सहायता जैसे हस्तांतरण शामिल हैं। चालू खाता घाटा अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे चालू खाता घाटा कैसे प्रभावित करता है अर्थव्यवस्था को जानते हैं। चालू खाता घाटा किसी देश की आर्थिक कमजोरी का संकेतक हो सकता है क्योंकि इससे पता चलता है कि देश जितना उत्पादन कर रहा है उससे अधिक खपत कर रहा है। चालू खाता घाटा किसी देश की आर्थिक कमजोरी का संकेतक हो सकता है क्योंकि इससे पता चलता है कि देश जितना उत्पादन कर रहा है उससे अधिक खपत कर रहा है। यह भी संकेत दे सकता है कि देश अपनी मौजूद खपत को पूरा करने के लिए विदेशी निवेशकों से पैसा उधार ले रहा है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हो सकता है। आमतौर पर उच्च चालू खाता घाटा सीएडी वाले राष्ट्र प्रतिस्पर्धात्मक में गिरावट और उनकी विनिमय दर के अवमूल्यन का संकेत देते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाले देश अंततः अपनी बाजार प्रतिस्पर्धात्मक को बहाल कर सकते हैं। चालू खाते में घाटा किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को प्रभावित करता है और अंततः इसकी विनिमय दर को प्रभावित करता है। चालू खाता घाटा किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को प्रभावित करता है, अंततः इसकी विनिमय दर को प्रभावित करता है। यह उच्च ऋण स्तरों के साथ विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन की अक्षमता को इंगित करता है। बीओपी के विपरीत सीएडी घरेलू प्रवाहों पर विचार करता है, इसलिए वे विदेशी मुद्रा के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकते हैं। बीओपी के विपरीत सीएडी घरेलू पूंजी प्रवाहों पर विचार करता है, इसलिए वे विदेशी मुद्रा के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है और अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। ठीक है। सामान्य अर्थों में वित्तीय नीति का संबंध सरकारी व्यय के समग्र प्रभाव और कराधान, उत्पादन और रोजगार से होता है। बीओपी के विपरीत सीएडी घरेलू पूंजी प्रवाह पर विचार करता है, इसलिए वे विदेशी मुद्रा के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकते हैं। वित्तीय नीति को परिभाषित कीजिए। सामान्य अर्थों में वित्तीय नीति राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी व्यय के समग्र प्रभावों और कराधान, उत्पादन, रोजगार से होता है। सामान्य अर्थों में वित्तीय नीति राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी व्यय के समग्र प्रभावों, कराधान, उत्पादन और रोजगार से होता है। दूसरे शब्दों में इसका संबंध उन उपकरणों से है जिनके द्वारा सरकार कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी अर्थव्यवस्था के आर्थिक मामलों को नियमित अथवा संशोधित करने का प्रयत्न करती है। तो अपनी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मामलों को नियमित तथा संशोधित करने का प्रयत्न करती है। दूसरे शब्दों में उनका संबंध उन उपकरणों से है जिनके द्वारा सरकार
कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी अर्थव्यवस्था के आर्थिक मामलों को नियमित अथवा संशोधित करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार वित्तीय अथवा राजकोषीय नीति सरकार के आर्थिक उपायों का एक पैकेज है जो इसके सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण अथवा सार्वजनिक साख के स्तर को प्रभावित करके साधन उपयोग के कुल मांग स्तर पर प्रभाव की रूपरेखा बनाता है। परिभाषा उर्सुला हिक्स के अनुसार राजकोषीय नीति उस ढंग से संबंधित है जिससे सार्वजनिक वित्त के सभी भिन्न तत्वों को पूरा करने से संबंधित हुए हैं। साझे रूप में आर्थिक नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाए। उर्सुला हिक्स के अनुसार राजकोषीय नीति उस ढंग से संबंधित है जिसमें सार्वजनिक वित्त के सभी भिन्न तत्वों को पूरा करने से संबंधित हुए हैं, क्योंकि किसी कर का प्रथम कर्तव्य आय बढ़ाना है। साझे रूप में आर्थिक नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। एबीआरमी एक्ट। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम क्या है? क्या भारत सरकार इसका पालन कर पाई है? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 मौद्रिक नीति प्रबंधन के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके राजकोषीय प्रबंधन एवं दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता में अंतरपीढ़ीगत साम्यता इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व का प्रावधान करने हेतु अधिनियम है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम क्या है? क्या भारत सरकार इसका पालन कर पाई है? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 मौद्रिक नीति प्रबंधन के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके राजकोषीय प्रबंधन एवं दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता में अंतरपीढ़ीगत साम्यता इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व का प्रावधान करने हेतु किया गया है। यह अधिनियम सरकार के अर्थव्यवस्था में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने, सार्वजनिक धन प्रबंधन में सुधार एवं राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। आरंभिक एफआरबीएम लक्ष्य क्या था? तो ये था कि इन निम्नलिखित लक्ष्यों को 2008-9 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। राजस्व घाटा को 2009 तक पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। न्यूनतम वार्षिक कटौती लक्ष्य जीडीपी का 5% था। 2009 का राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 3% तक कम किया जाना चाहिए। न्यूनतम वार्षिक लक्ष्य जीडीपी के 3% था। आकस्मिक देयता केंद्र सरकार द्वारा 2004-05 से प्रारंभिक होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 5% से अधिक की वृद्धिशील प्रत्याभूति प्रदान नहीं करेगी। अतिरिक्त देयताओं को 2004-05 तक सकल घरेलू उत्पाद के 9% तक काम किया जाना चाहिए। बाद में प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम वार्षिक कटौती लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी के 1% होना चाहिए। उपरोक्त लक्ष्यों को संदर्भित अवधि में प्राप्त नहीं किया जा सका था, अतः वित्तीय लक्ष्यों को शिथिलता प्रदान करने हेतु अधिनियम को पुनः पहले 2012 से 2015 में संशोधित किया गया था। ठीक है। अतिरिक्त देयताओं को 2004 से 5 तक सकल घरेलू उत्पाद के 9% तक कम किया जाना चाहिए। बाद के प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम वार्षिक कटौती लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी के 1% होना चाहिए। उपयुक्त लक्ष्यों को संदर्भित अवधि में प्राप्त नहीं किया जा सका था, अतः वित्तीय लक्ष्यों में शिथिलता प्रदान करने हेतु अधिनियम को पहले 2012 में पुनः 2015 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। नवीनतम एफआरबीएम लक्ष्य एनके समिति की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करने के लिए उचित उपाय करेगी। केंद्र सरकार 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करने के लिए उचित उपाय करेगी। इसे 2023 तक 2.5% करना चाहिए। केंद्र सरकार 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करने के लिए उचित उपाय करेगी। इसे 2023 तक 2.5% करना केंद्र सरकार 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करने के लिए उचित उपाय करेगी। इसे 2023 तक 2.5% करना चाहिए। नवीनतम एफआरबीएम एनके सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करने के लिए उचित उपाय करेगी। इसे 2023 तक 2.5% करना चाहिए। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामान्य सरकारी ऋण 60% से अधिक ना हो। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामान्य सरकारी ऋण 60% से अधिक ना हो। इसमें केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% की सीमा है। केंद्र सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक जीडीपी के 40% अधिक ना हो। भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर किसी वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 5% से अधिक के किसी ऋण के संबंध में केंद्र सरकार कोई अतिरिक्त प्रत्याभूति प्रदान नहीं करती।
अधिनियम को लागू करते हुए सरकार ने 2007-08 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद में 2.7% तथा राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 1.1% तक कम करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि अन्य लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। वैश्विक संकट 2007-08 में सरकार ने 2008 में राजकोषीय घाटा प्रोत्साहन के रूप में अर्थव्यवस्था में संसाधन का संचार करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए वैश्विक संकट को देखते हुए राजकोषीय लक्ष्यों को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा। वर्ष 2012 और 15 में और 2018 में उल्लेखनीय संशोधन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2000 में छूट दी गई। नए प्रारूप का सुझाव दिया, जिसमें बजट घाटाओं को समाप्त करके उसके स्थान पर एक नए प्रारूप का सुझाव दिया, जिसमें बजट घाटाओं संबंधी अनुपात के स्थान पर डेट जीडीपी अनुपात को प्रमुख स्थान दिया गया। उल्लेखनीय है कि राजकोषीय घाटा प्रवाह चर है। राजकोषीय बजट घाटाओं संबंधी अनुपात के स्थान पर डेट जीडीपी अनुपात को प्रमुख स्थान दिया गया। उल्लेखनीय है कि राजकोषीय घाटा प्रवाह चर है तथा चालू वर्ष तक संबंधित है, जबकि ऋण संचित राजकोषीय घाटा स्टॉक चर है। महामारी के पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5% तथा जो कि 3% के कार्यात्मक लक्ष्य से बहुत अधिक रहा। महामारी के पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20 केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5% तक, जो 3% के कार्यात्मक लक्ष्य से बहुत अधिक रहा। महामारी के दौरान 2020-21 में यह 9.2% तथा 2021-22 में 6.7% एवं 2022-23 में 6.4% रहा, जबकि 2023-24 में बजट में इसका प्रत्याशित प्रतिशत 5.9%, जो एफआरबीएम व्यवस्था से बहुत ऊपर है। महामारी के पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5%, जो 3% के कार्यात्मक लक्ष्य से बहुत अधिक रहा। महामारी के दौरान 2020-21 में यह 9.2% है तथा 2020-21-22 में 6.7% एवं 2022-23 में 6.4% रहा, जबकि 2023-24 में बजट में इसका प्रत्याशित प्रतिशत 5.9% है, जो एफआरबीएम व्यवस्था से ऊपर है। वस्तु एवं सेवा कर क्या है, इसके कारण क्या है, क्या इसमें कोई कमी है? इसमें कोई कमी है। वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्यवर्धित कर प्रणाली है, जिसमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाया जाता है। यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 को 101 में संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से भारत में एक राष्ट्र एक कर के नारे के साथ पेश किया गया था। जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, लग्जरी कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया। यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है और अंतिम खपत स्तर पर लगाया जाता है। ठीक है। वस्तु जीएसटी के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही एक ही कर आधार पर कर लगाती है। वस्तु जीएसटी के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही एक ही कर आधार पर कर लगाती हैं। केंद्र सरकार जो कर लगाती है उसे सीजीएसटी तथा राज्य सरकारें जो कर लगाती हैं उसे एसजीएसटी कहा जाता है। आईजीएसटी दोनों का एक संयोग है जिसे केंद्र सरकार वसूल करती है तथा एक अलग खाते में रखती है, जिसे बाद में राज्यों में आगत टैक्स ऑडिट तथा वस्तु एवं सेवाओं के गंतव्य के पहचान के बाद राज्यों में बांट दिया जाता है। आईजीएसटी दोनों का एक संयोग है जिसे केंद्र सरकार वसूल करती है तथा एक अलग खाते में रखती है, जिसके बाद में राज्यों में आगत टैक्स ऑडिट तथा वस्तु एवं सेवाओं के गंतव्य के पहचान के बाद राज्यों में बांट दिया जाता है। जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट 18% है। इसके साथ 3 और दरें हैं, 5%, 12% और 28%। 15वें वित्त आयोग के अनुसार जीएसटी लागू होने के साथ केंद्र सरकार को वस्तुओं की पूर्ति को करारोपित करने की शक्ति मिली है, जबकि उसने सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को दिया है। जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट 18%, इसके साथ 3 और दरें हैं, 5%, 12%, 28%। 15वें वित्त आयोग के अनुसार जीएसटी लागू होने के साथ केंद्र सरकार को वस्तु की पूर्ति को कर आरोपित करने की शक्ति मिली है, जबकि उसने सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को दिया है। कमियां: भारत में जीएसटी प्रणाली कई दरों, छूटों और अनुपालन आवश्यकताओं के साथ काफ़ी जटिल है। यह देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकल अप्रत्यक्ष कर की दर की प्रगति को बाधित करता है।
भारत में जीएसटी प्रणाली कई दरों, छूट, अनुपालन आवश्यकताओं के साथ काफ़ी जटिल है। यह देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के साथ एकल अप्रत्यक्ष कर की दर की प्रगति को बाधित करता है। कुछ उद्योग और वस्तुएं उच्च जीएसटी दरों के अधीन हैं, जो कई उपभोक्ताओं के लिए उन्हें अवहनीय बना सकते हैं। जैसे विलासिता की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर 28% है, जो काफ़ी अधिक है। हालांकि दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है तथा 50% वस्तुएं 18% कर के दायरे में हैं। जीएसटी व्यवस्था में रिटर्न दाखिल करने, रिकॉर्ड बनाए रखने, नियमित ऑडिट सहित कई अनुपालन आवश्यकताएं हैं। यह व्यवस्थाओं विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों पर एक भार हो सकता है। जीएसटी नेटवर्क में तकनीकी गड़बड़ी के कारण रिटर्न दाखिल करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में देरी हुई है। असंगठित क्षेत्र, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीएसटी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। उपरोक्त कमियों के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर जीएसटी लगाए जाने से उत्पादों की कीमतों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। उपभोक्ताओं को पहले अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें सिर्फ एक टैक्स देना होगा। इस प्रकार एक ग्राहक जीएसटी लागत का लाभ उठा सकेगा, जो वैट या सेवा कर से कम होगा। भारत में जीएसटी प्रणाली कई दरों, छूट और अनुपालन आवश्यकताओं के साथ काफ़ी जटिल है। यह देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकल अप्रत्यक्ष कर की दर की प्रगति को बाधित करता है। कुछ उद्योग और वस्तुएं उच्च जीएसटी दरों के अधीन हैं, जो कई उपभोक्ताओं के लिए उन्हें अवहनीय बना सकता है। जैसे विलासिता वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर 28% है, जो काफ़ी अधिक है। हालांकि दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है तथा 50% वस्तुएं 18% कर के दायरे में हैं। जीएसटी व्यवस्था में रिटर्न दाखिल करने, रिकॉर्ड बनाए रखने, नियमित ऑडिट सहित कई अनुपालन आवश्यकताएं हैं। यह व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों पर एक भार हो सकता है। जीएसटी नेटवर्क में तकनीक गड़बड़ी के कारण रिटर्न दाखिल करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में देरी हुई। असंगठित क्षेत्र, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीएसटी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। उपरोक्त कमियों के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर जीएसटी लगाए जाने से उत्पादों की कीमतों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। उपभोक्ताओं को पहले अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ एक टैक्स देना होगा। इस प्रकार एक ग्राहक जीएसटी लागत का लाभ उठा सकेगा, जो वैट या सेवा कर से कम होगा। साख नियंत्रण क्या है? साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, एक मिनट। साख नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों के दिए जा रहे ऋण को तथा बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जा रहे ऋण को नियंत्रित करता है, जिससे मौद्रिक नीति के निर्धारण के साथ साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई साख नियंत्रण के निम्न 2 विधियाँ को अपनाता है: परिमाणात्मक या मात्रात्मक स्तर, गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण के तरीके। गुणात्मक साख नियंत्रण के निम्नलिखित तरीके हैं: मार्जिन या न्यूनतम सीमा निर्धारण, साख मापदंड का निर्धारण, नैतिक दबाव, विभेदक ब्याज, प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख राशनिंग, साख स्वीकृति योजना, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। साख नियंत्रण क्या है? साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ कौन कौन सी हैं? साख नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों के दिए जा रहे ऋणों को बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जा रहे ऋण को नियंत्रित करता है, जिससे मौद्रिक नीति के निर्धारण के साथ साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के निम्न 2 विधियाँ अपनाता है: परिमाणात्मक या मात्रात्मक स्तर, गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण के तरीके। गुणात्मक साख नियंत्रण के निम्नलिखित तरीके: मार्जिन या न्यूनतम सीमा निर्धारण, साख मापदंड का निर्धारण, नैतिक दबाव, विभेदक ब्याज दर, प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख राशनिंग, साख स्वीकृति योजना, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। भारत सरकार के बजट 2023-24 की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। ठीक है ना, एक मिनट। भारत सरकार के बजट 2023-24 के प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है, प्रस्तुत किया गया। इस बजट की विशेषताएं निम्नलिखित हैं: बजट 2023-24 में पिछली बजट में सरकार द्वारा उल्लिखित प्रतिबद्धताओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु इसमें पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत @ 100 के लिए खींची गई रूपरेखा पर बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है।
बजट 2023-24 में इस बात पर बल दिया गया है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की प्रगति अच्छी रही तथा चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% होगी। अमृतकाल के लिए एक विजन के रूप में आर्थिक एजेंडा में 3 बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नागरिक, विशेष रूप से युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, विकास तथा रोजगार सृजन, सशक्त समावेशी अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देना तथा व्यापक आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। भारत @ 100 की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने के संदर्भ में 4 अवसरों की चर्चा की गई है। वे निम्नलिखित हैं: महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा पीएम विश्वकर्मा सम्मान, पीएम विकास, तीसरा पर्यटन, चौथा हरित विकास पर बल। तो भारत @ 100 की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने के संदर्भ में 4 अवसरों की चर्चा की गई है। पहला, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के बड़े उत्पादन समूहों या उद्योगों में बदलना है। पीएम विश्वकर्मा, पीएम विकास। पीएम विकास में क्या है कि हस्तशिल्पों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उनके लिए सहायता पैकेज की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सक्रिय सहभागिता सरकारी कार्यक्रमों के समन्वय में पब्लिक प्राइवेट मिशन मोड में सुनिश्चित की जाएगी। सप्तऋषि शीर्षक के अंतर्गत केंद्रीय बजट की 7 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है, जो निम्न हैं: समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति पर पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। बजट में इनसे संबंधित व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं: कृषि के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड 2200 करोड़ रुपए, स्वच्छ पौध कार्यक्रम का प्रस्ताव, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश, कृषि ऋण को 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया समाप्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत पर बल, 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पीबीजीटी मिशन की शुरुआत का प्रस्ताव, पीएम आवास के लिए 79,000 करोड़ रुपए, पिछले वर्ष से 33% अधिक का आवंटन, पूंजीगत निवेश परिव्यय में 33% की तीव्र वृद्धि करके 10 करोड़ रुपए का आवंटन, जीडीपी का 3.3%, अवसंरचना निवेश के लिए ब्याजमुक्त 50 वर्षीय ऋण की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी के द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि यूडीआईएफ की स्थापना का प्रस्ताव, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई-गाट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म शुरू करने का प्रस्ताव, पृथ्वी के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार में संबंधित पीएम प्रमाण योजना प्रस्तावित, आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने में संबंधित अमृत धरोहर स्कीम, मैंग्रोव पौधारोपण की पहल से संबंधित मिष्टी योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना 4.0।